हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। हम लोग जो है यहाँ पे बीपीएससी असिस्टेंट प्रारंभिक परीक्षा का जो हल प्रश्न पत्र है उसको कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसको जो है आप लोग जब भी एग्ज़ाम देने जाइएगा, बिहार का कोई भी एग्ज़ाम है तो इसको आप एक बार ज़रूर दे के जाइएगा। यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन जो है फंस सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी जो है 51 क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो चलिए, इसका जो 51 क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित में से थर्मल पावर प्लांट में किस एक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फॉसिल फ्यूल का। थर्मल पावर प्लांट बिजली पैदा करने के लिए कोयले का इस्तेमाल करते हैं। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। थर्मल पावर प्लांट में कोयला को जलाकर ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है तथा इस ऊष्मीय ऊर्जा के द्वारा टरबाइन को चलाकर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। पानी को वाष्प में बदलने का कार्य बॉयलर में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 52वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, विंडमिल से उत्पन्न विद्युत शक्ति किस पर निर्भर करती है। तो ये जो है पवन के वेग पर निर्भर करती है। विंडमिल एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से हवा के द्वारा बिजली पैदा की जाती है। यह मशीन पवन ऊर्जा यानी कि विंड पावर को घूर्णीय ऊर्जा रोटेशनल एनर्जी में फिर विद्युत ऊर्जा में बदलती है। पवन प्रोपेलर को एक रोटर के चारों ओर टरबाइन के ब्लेड की तरह घुमाता है, जो एक जनरेटर को घुमाता है जिससे बिजली पैदा होती है। इसलिए हवा का वेग उत्पन्न शक्ति को प्रभावित करता है। 53 क्वेश्चन है, विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस यंत्र से नापा जाता है। तो ये एमीटर के द्वारा नापा जाता है। एक एमीटर एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को मापता है। एमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने या मापने में किया जाता है। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन और जो दिया हुआ है। वोल्टमीटर एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की विभव के अंतर को मापने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत बल्ब में। ठीक है, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए ताप दीप्त विद्युत बल्ब में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे W द्वारा निरूपित किया जाता है और इसकी परमाणु संख्या 74 है। टंगस्टन एक धातु है जिसका गलनांक बहुत अधिक होता है, जो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन की विभिन्न खानें राजस्थान के डेगाना नागौर में पाई जाती है। तो चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 55 नंबर का क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं। तो ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में चली जाती हैं। चुंबकीय बल रेखा वह वक्र पथ है जिस पर स्वतंत्र होकर उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा वह वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। वह क्षेत्र जिसमें चुंबकत्व का बल किसी चुंबकीय पदार्थ या गतिमान विद्युत आवेश के चारों ओर काम करता है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग करते चल रहे हैं। एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। चुंबक के बाहर वे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं, जबकि चुंबक के अंदर वे दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं। तो चलिए हम लोग जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है कहाँ देखा जा सकता है। तो उपयुक्त सभी में क्या क्या है, आकाश के नीले रंग में, सूर्योदय के समय सूर्य की लालिमा में, सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा में, इन सब में जो है प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है। रेलेई सूत्र के अनुसार नीला रंग सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है, अतः यह पूरे आकाश में प्रमुखता से पाया जाता है, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। सूर्योदय के साथ साथ सूर्यास्त के समय लाल को छोड़कर सभी रंग बिखर जाते हैं, जिससे लाल रंग प्रमुख दिखाई देता है। बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये भी जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन ही है, ये भी कई बार पूछा हुआ है।
जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। रैले ने दिखाया है कि बिखरे हुए प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्ध्य की चौथी शक्ति या आवृत्ति की चौथी शक्ति के सीधे आनुपातिक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। इसमें मानव आँख में नाभिक दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये सिलियरी मसल्स के कारण होता है। ठीक है, सिलियरी मसल्स। सिलियरी बॉडी एक गोलाकार संरचना है जो आइरिस का विस्तार है, आँख का रंगीन हिस्सा है। सिलियरी बॉडी आँख में तरल पदार्थ पैदा करती है जिसे जलीय हास्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलीय हास्य। इसमें सिलियरी मांसपेशी भी होती है जो लेंस के आकार को बदल देती है जब आपकी आंखें निकट की वस्तु पर ध्यान केंद्रित करती हैं। रोमक पिंड यानी कि सिलियरी बॉडी, इसको हिंदी में रोमक पिंड कहते हैं, आँख का एक भाग है। इसमें सिलियरी मांसपेशी जो लेंस के आकार को नियंत्रित करती है। जब सिलियरी पेशी सिकुड़ती है तो लेंस अधिक गोलाकार हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का। गाड़ियों में पीछे देखने के दर्पण का आवर्धन निम्नलिखित में से क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1 से कम। पश्च दृश्य दर्पण एक उत्तल दर्पण होता है और इससे बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव 1 से कम होता है। एक गोलाकार दर्पण में आवर्धन वस्तु की ऊंचाई के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात है। आवर्धन दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी के अनुपात के ऋणात्मक के बराबर होता है। वाहनों के साइड दर्पण में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यद्यपि वह छोटा होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। निम्नलिखित माध्यमों में से किसमें प्रकाश की गति अधिकतम होती है? तो वायु। इसका आंसर हो जाएगा वायु। सभी विकल्पों में से हवा का अपवर्तक सूचकांक सबसे छोटा होता है और इसलिए प्रकाश हवा में तेजी से यात्रा करेगा। प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम और ठोस में न्यूनतम होती है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का। शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो ये अतिचालक कहे जाते हैं। ठीक है, अतिचालक ऐसे पदार्थ या धातु जिनमें एक निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता का मान बहुत तेजी से घटता है और शून्य हो जाता है, इन पदार्थों या धातुओं को अतिचालक पदार्थ या धातु कहते हैं तथा इनके इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। जिस ताप पर अतिचालकता की घटना होती है उस ताप को क्रांतिक ताप यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर है उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों जैसे तांबा से कम किंतु अचालकों जैसे कांच से अधिक होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड इत्यादि अर्धचालक पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। चलिए अब चलते हैं 61 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है? तो अम्लीय बताना है तो डी हो जाएगा, यानी कि लेमन जूस, टमाटर और दूध तीनों जो है अम्लीय है। उपयुक्त में से सभी अम्लीय हैं। वैसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है के रासायनिक गुण को अम्लीय कहा जाता है। अम्ल के लिए अंग्रेजी में एसिड शब्द का प्रयोग है। एसिड शब्द का उद्भव लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से है। एसिडस का अर्थ खट्टा होता है। किसी भी उदासीन विलयन के pH का मान 7 होगा। यदि pH के स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह अम्लीय विलयन होगा एवं यदि मान 7 से 14 बढ़ता है तो वह विलयन में OH की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल में बदल देगा? तो ये जो है सिरका। ठीक है, सिरका हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नीले लिटमस पत्र को जब सिरके में डुबाया जाता है तो इसका रंग बदलकर लाल हो जाता है क्योंकि सिरका एक अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र के रंग को बदलकर लाल कर देता है। जब आप लाल लिटमस पत्र को सिरका में डुबोएंगे तो रंग अपरिवर्तित रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लाल लिटमस पत्र क्षार के संपर्क में आता है तो यह नीले रंग में बदल जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। HCl घोल का pH 4 है। घोल की मोलरिटी निम्नलिखित में से क्या है? तो ये हो जाएगा 0.0001 m।
तो यहाँ पे इसको समझाया हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा इसको कैसे निकाला गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 64 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि कॉस्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र है, तो ये हो जाएगा KOH। ठीक है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक पोटास को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र KOH है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जल उपचार में क्षारीय सफाई एजेंट के रूप में किया जा सकता है। इथेनॉल और ग्लिसरॉल में घुलनशील, प्रोपेनॉल और ईथर में अघुलनशील। उच्च तापमान पर कार्बन और सोडियम पर भी इसका संक्षारक प्रभाव पड़ता है। यह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे हैलोजन के साथ अनुपातहीन होता है। नमक और पानी उत्पन्न करने के लिए एसिड के साथ बेअसर करता है। यह लुगदी और कागज, वस्त्र, पेयजल, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में तथा नालियों की सफाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी कि जंग लगना क्या है? तो ये जो है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जंग हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। जंग का रासायनिक सूत्र Fe2SO3 है। जंग हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है। यह भंगुर है और समय के साथ धातु की सतह से पृथक होता रहता है, जिस कारण लोहे से बनी वस्तुएं क्षतिग्रस्त होती रहती हैं। लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। आमतौर पर इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों गैसें हैं। ठीक है, दोनों गैसें हैं, तो बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा? रंगहीन। दोनों जो है रंगहीन गैसें हैं। केवल विकल्प बी दोनों के लिए सत्य है। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन रंगहीन होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 एवं रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। हाइड्रोजन एक रंगहीन गंधहीन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, तो लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा PbSO4। ठीक है, PbSO4। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वसायुक्त भोजन या बासी या गंध युक्त हो जाते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से क्रिया के कारण ऐसा होता है, तो कौन सी क्रिया होती है? तो ये उपचयन की, इसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वसा एक कार्बन श्रृंखला यौगिक है, ये एस्टर है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड, वायुमंडलीय ऑक्सीजन हाइड्रोपरऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए कार्बन पर प्रतिक्रिया करता है, जो एक वसायुक्त भोजन में बासीपन पैदा करता है। यह प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। वसा हमारे आहार का मुख्य घटक है और शरीर में अनेक कार्य करता है। इन्हें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जैविक यौगिक कहा जाता है। सामान्यतः वनस्पति तेलों में असंतृप्त वसा अम्लों का और पशु वसा में संतृप्त अम्लों का आधिक्य होता है। चलिए 69 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है, हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में रखते हैं, तो क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की क्रिया से बचाने के लिए। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की क्रिया से बचाने के लिए सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में रखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड UV प्रकाश द्वारा विघटित होता है। सिल्वर क्लोराइड एक सफ़ेद ठोस है, हालांकि यह सूर्य के प्रकाश के प्रति बहुत संवेदनशील है और प्रकाश की उपस्थिति में चांदी और क्लोरीन बनाने के लिए विघटित हो जाता है। सूर्य प्रकाश की क्रिया से बचने के लिए इसे रंगीन बोतल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको बताना है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये कोबालमीन है, इसका नाम कोबालमीन है। तो विटामिन B12 को कोबालमीन कहते हैं। विटामिन B12 की कमी वाले एनीमिया में विटामिन B12 की कमी के कारण लाल रक्त कोशिका गणना कम होती है। एनीमिया ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिका नहीं होती है। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन प्रदान करती हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सत्य है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। 3 महीने के हाथी का बच्चा आमतौर पर लगभग 2 क्विंटल वजन का होता है। एक प्रौढ़ हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्तियां तथा डालियां खा सकता है। हाथी अपने भारी वजन के कारण अधिक आराम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। 3 महीने के हाथी का बच्चा आमतौर पर लगभग 2 क्विंटल वजन का होता है।
चलिए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन औसतन लगभग 190 से 200 किलोग्राम होता है, यानी 2 क्विंटल के बराबर। हाथी का बच्चा जब पैदा होता है तब उसका वजन लगभग 90 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो ये कबूतर है। ठीक है, कबूतर गर्म खून का प्राणी है। कबूतर एविस वर्ग के हैं। एविस वर्ग के सदस्य और स्तनधारी गर्म रक्त वाले यानी होमोथर्मिक जानवर हैं। सभी स्तनपायी और पक्षी नियत तापी यानी कि गर्म रक्त वाले जीव हैं, जबकि सरीसृप, लूता, कीड़े, उभयचर, मछली इत्यादि शीत रक्त वाले जीव हैं। इस प्रकार सभी प्राइमेट जैसे मानव, लंगूर और बंदर बिल्लियाँ, जैसे कि बाघ, चीता और घरेलू बिल्लियाँ, रोडेंट यानी कि चूहे, उदबुला और गिलहरियाँ, मार्सुपियल यानी कि कंगारू, वीजा यानी कि बिच्छू और मिरकैट्स, मोनोट्रिम्स समुद्री स्तनपायी यानी कि व्हेल, सील, वालरस, समुद्री गाय और डॉल्फिन, कुत्ते, सुअर और हाथी नियत तापी जीव हैं। शीत रक्त वे जानवर हैं जो अपने आंतरिक शरीर के तापमान को आवश्यक स्तर के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। शरीर के आंतरिक तापमान को विनियमित करने के आधार पर जानवरों को इन 2 श्रेणियों में बांटा गया है, शीत रक्त और गर्म रक्त। इस तापमान को बनाए रखने की घटना को थर्मल होमोस्टेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो यह है मछली का तेल। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसका जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन देखें। तो मछली का तेल जो है वो यानी कि शरीर का तेल और यकृत का तेल विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। इस विटामिन का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है। इस प्रकार विटामिन का मुख्य स्रोत पौधों से प्राप्त बीटा कैरोटीन है। इसका प्रमुख स्रोत है गाजर, पीली मक्का, हरी पत्तेदार सब्जियां, यकृत, वृक्क, दूध, कॉड लिवर ऑयल, अंडे का योक, ये सब जो है विटामिन ए के लिए फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गूथे आटे के फूलने का क्या कारण है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किण्वन की प्रक्रिया से खमीर आटे में मौजूद चीनी को कार्बोनिक एसिड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल यानी कि एथेनॉल में बदल देता है। ईस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के कारण बेकिंग के दौरान आटा जो है वो फूल जाता है। ईस्ट तेजी से जनन करता है और श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। गैस के बुलबुले आटे को भर देते हैं जिससे इसका आयतन बढ़ जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल यानी कि एसिड के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पे सुमेलित बताना है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि टमाटर और ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है, अन्य जो दिए गए हैं वो सुमेलित नहीं है यहाँ पे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर का। गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बनता है, इसका कारण क्या है? तो जो इसका कारण है ये है ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन में है कि तापमान में वृद्धि के साथ जीवाणुओं की वृद्धि बढ़ती है, इसलिए गर्मियों में दूध तेजी से दही में बदल जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब 77 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? तो यह है लैक्रिमल। अधिवृक्क, पिट्यूटरी और थायराइड प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जबकि लैक्रिमल ग्रंथि एक एपिडर्मल ग्रंथि है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क और रक्त वाहिकाओं से जानकारी एकत्र करता है और पिट्यूटरी ग्रंथि के पास ले जाता है, जो अपने स्वयं के स्राव द्वारा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य सभी एंडोक्राइन ग्रंथियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया था? तो ये स्मिथ और नाथन्स ने किया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसका जो एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। इसका बस मेन जो इम्पोर्टेंट है ये कि इसका आविष्कार किसने किया था, तो नाम याद रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देते हैं, तो ये जो है स्वाद की जानकारी देते हैं। रसग्राही स्वाद का पता लगाते हैं। फोटो रिसेप्टर प्रकाश का पता लगाते हैं और घ्राण रिसेप्टर्स जो है वो गंध का पता लगाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि मैके रिसेप्टर्स संवेदी स्पर्श उत्तेजनाओं में शामिल होते हैं।
अभिग्राहक वे अंग या कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश, ऊष्मा या बाहरी उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देते हैं और संवेदी तंत्रिका को संकेत प्रेषित करते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक स्वाद अभिग्राहक हैं। चलिए अब 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क जिम्मेदार है, तो मस्तिष्क किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है? तो उपयुक्त सभी, यानी कि सोच विचार के लिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। मस्तिष्क विकल्प ए, बी और सी में उल्लिखित तीनों कार्यों के लिए जिम्मेदार है। यह चेतना का केंद्र है और सभी स्वैच्छिक और अनैच्छिक गति और शारीरिक कार्यों को भी नियंत्रित करता है। एक मानव मस्तिष्क का वजन जो है 1300 से 1400 ग्राम तक होता है और ये तंत्रिका तंत्र के माध्यम से अपना सारा कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो ये है डीडीटी। दिए गए विकल्पों में केवल डीडीटी अजैव निम्नीकरण है। वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। घरेलू कचरा, रुई, पट्टी जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट हैं। वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होता है अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, कांच, सिरिंज, ये सब जो हैं वो अजैव निम्नीकरणीय हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 82 नंबर का क्वेश्चन इसमें कह रहा है, कमरे में रखा हुआ गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है, इस मुड़ने को क्या कहते हैं? तो ये फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं इसको, फोटोट्रॉपिज्म। प्रकाश की दिशा में पूरे पौधे या उसके भाग यानी कि पत्तियों का संचलन फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। एक दिशीय प्रकाश की प्रतिक्रिया में पादप अंगों में प्रेरित वक्रता को फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। उदाहरण के लिए एक तरफा प्रकाश तने के शीर्ष को प्रकाश के स्रोत की ओर जड़ से दूर ले जाने का कारण बनता है। तना धनात्मक प्रकाशानुवर्तन दर्शाता है और जड़ जो है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन दर्शाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? तो वानस्पतिक हार्मोन कौन सा है? तो ये हो जाएगा साइटोकाइनिन। इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन विशिष्ट पशु हार्मोन है, जबकि साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। ठीक है, पादप हार्मोन पौधों में बहुत कम सांद्रता में मौजूद रासायनिक यौगिक होते हैं। वे इंडोल यानी कि ऑक्सिन्स, टेरपेन्स यानी कि जिब्रेलिन्स, एडेनाइन यानी कि साइटोकाइनिन्स, कैरोटीनॉयड्स, एब्सिसिक एसिड और गैसों यानी कि एथिलीन के डेरिवेटिव हैं। पादप हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधों के विभिन्न भागों में सूचनाओं का संचार करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर का। निम्नलिखित में से किस कारण से भूमिगत जल की कमी नहीं होगी? तो यह है वन रोपण। इसमें और क्या है ऑप्शन? ताप ऊर्जा संयंत्र, जंगलों का ह्रास तथा वर्षा की कमी, अधिक जल मांग वाली फसलों की खेती। तो इसमें नहीं होगी पूछा है, तो वन रोपण के द्वारा। वनीकरण के कारण भूजल समाप्त नहीं होगा, जबकि विकल्प बी, सी और डी भूजल की कमी से जुड़े हैं। भूमिगत जल या भूगर्भिक जल धरती की सतह के नीचे चट्टानों के कणों के बीच के अंतराकाश या रंध्राकाश में मौजूद जल को कहते हैं। वर्षा के जल का कुछ भाग धीरे धीरे संचारित होकर गुरुत्वाकर्षण के कारण भूमि के नीचे चला जाता है। तो किसके कारण जाता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर का। मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण है? तो ये है कैप्साइनिन। ठीक है, कैप्साइनिन के कारण जो है मिर्च में तीखापन कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण होता है। कैरोटीन जो है एक प्रकार का फाइबर प्रोटीन है जो बालों के स्ट्रैंड्स, नाखूनों, पंजों, ऊन और कई अन्य चीज़ों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। एंथोसायनिन जो है वो नारंगी, पीला या बैंगनी रंग प्रदान करते हैं, जबकि एंथोक्सैंथिन जो है ये क्या करता है? हल्का पीला या सफ़ेद रंग प्रदान करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वन्य पौधे तथा वन्य जीव दोनों। वन्य जीव में जंगली पौधे और जानवर दोनों शामिल हैं। वन्य जीव अभयारण्यों यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गठन
किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात ये विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसल है? तो ये उपयुक्त सभी, यानी कि कॉटन, ब्रिंजल और गोल्डन राइस। ठीक है, तो इसमें बीटी कॉटन जो है और बीटी बैगन और गोल्डन राइस ये सभी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड खाद्य पदार्थ उन पौधों से प्राप्त होते हैं जिनके जीन कृत्रिम रूप से संशोधित किए जाते हैं। आमतौर पर इसमें किसी विशिष्ट प्रजाति के आनुवंशिक गुणों को सामान्य प्रजाति की फसलों की उपज में वृद्धि, खरपतवार के प्रति सहिष्णुता, रोग या सूखे के प्रतिरोध और इसमें पोषक सुधार के लिए संकरण विधि को अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा किया हुआ पौधा कौन सा है? तो यह है तंबाकू। पहला ट्रांसजेनिक पौधा यानी कि आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल तंबाकू का पौधा था, जिसका उत्पादन 1982 में किया गया था। जीन उत्परिवर्तन नाइट्रोजनस क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर का। तो यहाँ पे बताना है हमको, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा पत्ती। ठीक है, पत्ती हो जाएगा। पत्तियाँ सीधे वायु प्रदूषकों के संपर्क में आती हैं और इसलिए वायु प्रदूषण का प्रभाव सबसे पहले पत्तियों पर देखा जाता है। वायु प्रदूषण से वायुमंडल में उपस्थित कोई ठोस, तरल या गैस युक्त पदार्थ जिसमें ध्वनि शामिल है ऐसे संकेंद्रण में अभिप्रेत है जो मानव का अन्य जीव, प्राणी या पौधों या पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है या हानिकारक होने के लिए प्रवृत्त है। वायु प्रदूषण के कारण खांसी, दमा, फेफड़ों का कैंसर आदि बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें कह रहा है कि तनाकंद का आम उदाहरण है। तो जो तनाकंद का आम उदाहरण है ये हो जाएगा आलू। ठीक है, आलू हो जाएगा। तनाकंद यानी कि असली कंद बल्बनुमा संशोधित तने होते हैं जो भूमिगत रूप से बढ़ते हैं। आलू तनाकंद का सबसे सामान्य उदाहरण है। अदरक जो है एक प्रकंद है। तो फ्रेंड्स, ये थे जो है इसके 90 क्वेश्चन, और ये एग्ज़ाम हो चुका है। तो आप लोग एक बार ज़रूर इसको देख के जाइएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है यहाँ से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से जो है पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए।